जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता के लिए? ये हम लोगों की जम्मू में मीटिंग हुई थी सीपीआईएम की, उसमें मेरा आना हुआ। मैं सुभाषनी अली हूँ, सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हूँ। और इस वक्त जो देश के हालात हैं, अभी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसमें एक तरफ तो सरकार की तरफ से बड़ा सुनहरी तस्वीर लोगों के सामने पेश की जा रही है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत विकास हो रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल कुछ और है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसके साथ साथ गरीबी भी बढ़ रही है। सरकार दावा कर रही है कि लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में वो कामयाब हुई है, लेकिन वही सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जो सरकार दे रही है वही जिंदा रख रही है। तो 80 करोड़ तो हमारी 130 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सरकार खुद ही बता रही है कि कितनी जबरदस्त गुर्बत है हमारे मुल्क में, भूख बहुत है। 125 मुल्कों में 111वें नंबर पर हिंदुस्तान है भूख के मामले में। और इस सब के चलते लोगों का ध्यान इन कड़वी सच्चाइयों से हटाने के लिए सरकार का जो प्रोपेगेंडा है, सरकार जो प्रचार है, वो पूरी तरह से चल रहा है। और जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी उसी के प्रचार में लगी हुई है। और आज भूख का मुद्दा नहीं है टीवी के स्क्रीन्स पर, ये मुद्दा है कि कौन अयोध्या जाएगा 22 तारीख को और कौन नहीं जाएगा। ये तो लोगों की इच्छा पर है, जो जाना चाहे वो जाए, जो नहीं जाना चाहे ना जाए। इससे भूख नहीं कम होने वाली है। तो जो असली मुद्दे हैं उनको लेकर के जो आने वाला आम चुनाव है उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और जो ऑपोजिशन मुखालफत की पार्टियां हैं उनके आपस में भी बातचीत हो रही है और ऐसा लगता है कि काफी मजबूती के साथ ऑपोजिशन खड़ा होगा बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए इस चुनाव में। मीडिया की तरफ से तो बहुत सी बातें आती है कि ये उनके अनबन हो गई है, वो अनबन हो गई है, लेकिन कोई ऐसी अनबन नहीं है जिसके बारे में लोगों को पहले से पता नहीं था। सब लोग जानते हैं कि केरला में बीजेपी का कोई खतरा है नहीं, वहां सीपीआईएम का जो मोर्चा है मुहाज है और कांग्रेस का जो मुहाज है, बीच में ही उनके चुनावी लड़ाई होने जा रही है। उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी बहुत कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहां का मामला बहुत ज्यादा अहम है। तो वहां भी कोशिश हो रही है कि सबको एक साथ किया जाए। बीएसपी से भी बातचीत चल रही है, अगर वो भी आ जाती है इस मुहाज में तो बहुत जबरदस्त फिर लड़ाई उत्तर प्रदेश की भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में कुछ भी दिखाया जाए, लोगों में असंतोष बहुत है। लोगों में बेरोजगारी, गरीबी, खासतौर से नौजवानों में इन चीजों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के जबरदस्त बेचैनी है। और अगर विपक्ष इस बेचैनी के सामने अपनी बात को रख सकेगा, कह सकेगा कि उनकी क्या नीतियां हैं आगे इन मसाइल को हल करने के लिए, तो ये जो चुनाव हो रहा है इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। अभी सरकार ये कोशिश कर रही है और इससे उनका डर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो वो जो लगातार इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं, इससे भी उनका जो डर है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव को लेकर के वो मुतमईन नहीं है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। तो एक तरफ तो वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं और इसके साथ साथ वो मतलब ये मजहबी कार्यक्रम जो है, धार्मिक कार्यक्रम जो है, उनके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये चाहते हैं कि सारे चुनाव एक साथ हों, यानी विधानसभा, असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ हों, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो जब 370 हटाया गया था और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, तो मेरी पार्टी ने उस समय भी कहा था कि ये जो हमारे देश का फेडरलिज्म है, संघवाद है,
उस पर बहुत जबरदस्त हमला है। सिर्फ कश्मीर पर हमला नहीं है, एक पूरे सिस्टम पर हमला है। और आज वो बात सही आ रही है कि जो उन्होंने कश्मीर में किया अब वो पूरे मुल्क में करना चाहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है, सब यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव का यानी इंतखाब का ऐलान नहीं कर रही है। तो क्यों? क्योंकि वो उसके नतीजों से डरते हैं। इसी तरह से वो पूरे हिंदुस्तान में भी नतीजों से डर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव दोनों होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर किसी स्टेट में सरकार की अक्सरियत खत्म हो जाती है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो जब तक अगला लोकसभा का चुनाव नहीं होगा तब तक उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल ही होगा। तो मतलब जो कश्मीर का हाल है, यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल ही रहता है, वही पूरे हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा। और जो स्टेट्स के राइट्स हैं, जो हमारी जमहूरियत है, उसको बहुत जबरदस्त धक्का पहुंचेगा। तो ये बात भी लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि जम्मू में भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जो उनकी जमीनें सुरक्षित थी, उनकी नौकरियों में उनको हिस्सा मिलता था, अब वो चीजें भी जब उनके हाथ से निकल रही हैं तो उनको भी लगता है कि जो हुआ वो बहुत सही नहीं हुआ। और आतंकवाद वगैरह का तो बोलबाला है, रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हमारे मुल्क की एकता के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। और मुझे तो उम्मीद है कि अगर इन मुद्दों पर हम लोग पूरे देश के पैमाने पर बहस चलाने में कामयाब हो गए तो भाजपा को आने वाले चुनाव में जबरदस्त धक्का भी लगेगा। अभी आप जानते हैं, हमें उम्मीद इस बात से भी बनी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचा के रखेंगे, रूल ऑफ लॉ को बचा के रखेंगे। और पिछले 10 साल में हमें काफी मायूसी भी हुई है, क्योंकि बड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा हाँ ये गलत तो हुआ, लेकिन अब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी एक बड़ा केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें एक औरत बिल्किस बानो के साथ 2002 में जो ये गुजरात के राइट्स के दौरान बलात्कार भी हुआ था, सामूहिक बलात्कार, और मतलब हिंसा भी हुई थी। उसकी बच्ची को मार डाला गया, उसकी भाभी और उसकी माँ के साथ भी जिना बलात्कार हुआ, उन लोगों के एक दूसरे के सामने उनके खानदान के 7 लोगों को मार डाला गया, उन औरतों को भी मार डाला गया, 2 बच्चों को भी मार डाला गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्किस बानो को 8 साल तक लड़ना पड़ा और आखिर वो केस महाराष्ट्र भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा क्योंकि उसको गुजरात में न्याय नहीं मिल रहा था, वो बंद हुए। और आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 में जिस वक्त श्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कह रहे थे कि अब महिलाओं के खिलाफ उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होगी, तो उसी दिन उसी वक्त इन 11 बलात्कारी हत्यारों को जेल से छोड़ा गया, इनको हार माला पहनाई गई और इनके बारे में कहा गया कि ये तो हीरो हैं, ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, और उनको जो गुजरात में असेंबली का चुनाव हुआ उसमें भी इस्तेमाल किया गया। तो उस गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गए उसको चैलेंज करने के लिए। उसमें मैं भी एक याचिका करता थी और भी लोग थे, और बहुत बड़े बड़े वकीलों ने हमारा केस वहां पर पेश किया, कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट जैसे लोग। और फिर 4 महीने के बाद बिल्किस बानो अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए आई, उन्होंने भी केस में अपने आप को शामिल किया। और सब लोग जानते हैं कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। उन्होंने गुजरात सरकार के फैसले को बिल्कुल गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा था, फ्रॉड किया था, और उन्होंने और मरकजी सरकार, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इन जो अपराधी हैं उनका साथ दिया था। और इसलिए उन्होंने उस फैसले को खारिज करके ये कहा कि अब इनको वापस जेल जाना पड़ेगा। इस फैसले से भी लोगों को बहुत उम्मीद हुई है कि आगे भी न्याय का रास्ता खुला है।